हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम बाबर और हुमायूं के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। सूर साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है शेरशाह सूरी को। किस साम्राज्य का संस्थापक? शौर्य साम्राज्य का संस्थापक। अफगान वंशीय शेरशाह सूरी, इनको अफगान वंशीय के नाम से भी जाना जाता है। ये अफगान के वंशज थे। डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत में नारनौल महेंद्रगढ़ पर इब्राहिम के पुत्र, किसके पुत्र? इब्राहिम के पुत्र हसन की घर वर्ष 1486 ईस्वी में शेरशाह सूरी का जन्म होता है। किसके घर में होता है? तो इब्राहिम के जो बेटे थे हसन, उनके घर में 1486 ईस्वी को इनका जन्म होता है। किसके अनुसार है ये? डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार। अगर परमात्मा शरण के अनुसार देखा जाए तो इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ। इनके बचपन का नाम क्या था? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या है। तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां है। यह सूर वंश से संबंधित थे। इन्होंने सूर्य साम्राज्य की स्थापना की, इसलिए किससे संबंधित थे? सूर वंश से संबंधित थे। इनके पिता हसन खां, इनके पिता का नाम क्या है? हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। इनके जो पिताजी थे वो कहाँ के निवासी थे? जौनपुर के निवासी थे। और जौनपुर में सासाराम बिहार में पड़ता है, सासाराम पड़ता है बिहार में, वहाँ के ये जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार डाला था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के जो अफगान शासक सुल्तान थे, उनका नाम क्या था? मोहम्मद बहार खां लोहानी। क्या नाम था? मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उन्हें शेर खां की उपाधि से सम्मानित किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि शेरशाह सूरी जी को शेर खां की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई। तो ये बिहार के अफगान थे, अफगान सुल्तान, जिनका नाम क्या था? मोहम्मद बहार खां लोहानी। इन्होंने इनको शेर खां की उपाधि से सम्मानित किया। क्यों किया था? क्योंकि ये शेर से लड़ रहे थे और एक ही तलवार के वार से इन्होंने शेर को मार दिया। इनकी इस बहादुरी की वजह से इनको शेर खां की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ेंगे। शेर शाह विलग्राम युद्ध यानी 1540 ईस्वी में। विलग्राम युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जब शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ तो इसमें ये शेरशाह सूरी जीत गया था और फिर उसके बाद में ये दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाते हैं। शेरशाह की मृत्यु कब हो जाती है? तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर के किले, कालिंजर का किला कहाँ पड़ता है? बांदा में पड़ता है, बांदा यूपी में। कालिंजर के किला को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। कब इनकी मृत्यु हुई? 22 मई 1545 ईस्वी में। मृत्यु के समय वह उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। क्या चला रहा था? आग्नेयास्त्र चला रहा था। और कालिंजर का शासक कीर्त सिंह था। इम्पोर्टेंट है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? तो शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? कलिंजर पर ये जो आक्रमण करने गए थे उसी टाइम इनकी मृत्यु हुई थी। तब वहाँ का शासक कौन था? कलिंजर का शासक कीरत सिंह था। और मृत्यु के समय वह कौन सा शास्त्र चला रहा था? तो उक्का नाम का आग्नेय शास्त्र था, उसको चला रहा था। आगे बढ़ेंगे। हिंदी तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है शेरशाह का मकबरा, जिसे सहसाराम कहीं लिखा होता है, कहीं सासाराम लिखा होता है, याद रखना। सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। जो इसकी कला कौन सी है? हिंद है और ईरानी वास्तुकला है और इनका मकबरा है। ये किस कला का है? हिंद और ईरानी कला का प्रथम उदाहरण माना जाता है। का क्या माना जाता है? प्रथम उदाहरण माना जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि
हिंद और ईरानी वास्तुकला से निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण शामिल है प्रथम उदाहरण के रूप में? तो आप लोग क्या बताएंगे? शेर शाह सूरी का मकबरा है जो कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में है, और वो भी कहाँ है? झील के बीच ऊंचे टीले पर बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे। रोहतासगढ़ का किला, किला ए कुहना, याद रखना। रोहतासगढ़ का किला, किला ए कुहना कहाँ बना है? दिल्ली में। नामक मस्जिद का निर्माण भी शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। किसका? रोहतासगढ़ का किला और किला ए कोहना कहाँ है? दिल्ली में। इन मस्जिदों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया। शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरशूर नामक नगर बसाया। किसके स्थान पर? रोहतासगढ़ का दुर्ग था और कन्नौज के स्थान पे इन्होंने एक शेरशूर नाम से, अपने नाम से ही एक नगर की स्थापना कर दी। आगे बढ़ेंगे। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन होता है? इनका पुत्र है इस्लाम शाह, वो इनका उत्तराधिकारी बनता है। शेर शाह सूरी ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। किसका? ये जो भूमि मापी जाती थी उसमें 32 इंच वाला एक सिकंदरी गज था और सन की डंडी का उपयोग करते थे। शेर शाह के समय पैदावार लगभग 1/3 सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। पैदावार जितनी होती थी उसका 1/3 सरकार लगान के रूप में दिया जाता था। इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया व 380 ग्रेन तांबे के दाम का चलवाया था। ध्यान रखना, 178 ग्राम चांदी का रुपया व 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह सूरी के द्वारा की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसके टाइम पर हुई? तो आप लोग ध्यान रखना इसको, किसके समय पर हुई? शेर शाह सूरी के समय पर। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थानांतरित कर दिया। पहले इसका क्या नाम था? पहले इसका नाम पटना था, फिर क्या हुआ? पाटलिपुत्र हुआ, फिर बाद में फिर से क्या हो गया? पटना हो गया। किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। कब किया गया? 1541 ईस्वी में। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा निर्मित करवाई गई है? तो ये है शेर शाह सूरी के द्वारा। डाक प्रथा का प्रचलन भी इसी के द्वारा ही किया गया। इसने डाक प्रथा चलाई थी। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह सूरी के समकालीन थे। अगर पूछा जाए कि शेर शाह सूरी के समकालीन कौन है तो मलिक मोहम्मद जायसी यहाँ पे आ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। अब हम अकबर के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमने शेर शाह सूरी के बारे में देखा था, अब अकबर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। काफ़ी लंबा शासन किया है अकबर ने। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हो जाता है। कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। माता का नाम इनके क्या था? हमीदा बानो बेगम। इनके गर्भ से अमरकोट के राणा वीरशाल के महल में, किसके महल में? राणा वीरशाल के महल में इनका जन्म हो जाता है। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। इनको पहले जलाल बोला जाता था। उसका राज्याभिषेक, इनका मतलब अकबर जी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो मात्र कितने वर्ष में हुआ था? ये 1542 में इनका जन्म हुआ, 1556 में इनका राज्याभिषेक हो गया। कितने साल? मात्र 14 साल के जब ये थे तब इनका राज्याभिषेक हो जाता है। कितने कब होता है? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर इनका राज्याभिषेक हुआ। अकबर के समकालीन शासक में कौन कौन से शासक थे? रानी एलिजाबेथ इन्हीं की टाइम पर आई थी, इन्हीं के टाइम पर थी। 1558 से लेकर पूछा जाता है कि रानी एलिजाबेथ के समकालीन कौन सा शासक है?
तो आप लोग क्या बताएंगे यहाँ पे आप लोग बताएंगे अकबर। शाह अब्बास कब से कब तक रहे हैं? 1588 से लेकर 1629 ईरान में। और रसिया का कौन था उस टाइम? जार ईवान फोर्थ। ये कब से कब तक रहे हैं? 1530 से 1584। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी इम्पोर्टेंट है। ये अकबर जी के शिक्षक हैं और वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठता है। किस उपाधि से राज सिंहासन पर बैठे? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से ये गद्दी पर बैठते हैं। बैरम खां, बैरम खां कौन है? बैरम खां शिया मतावलंबी का है। शिया धर्म, शिया सुन्नी नहीं होते, तो शिया मतावलंबी को मानता है ये। 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक बनकर रहता है। कौन बनकर रहता है? ये बैरम खां है कौन? बैरम खां इनकी एक धाई माँ थी अनगा, उन्हीं का पुत्र है बैरम खां। और इनका संरक्षक कब से कब तक बनकर रहता है? तो 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक। वह बदख्शा का निवासी था। कहाँ का निवासी था ये? यह बदख्शा का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा के नाम से भी जानते थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को होती है। कब हुई? पानीपत की प्रथम लड़ाई जो प्रथम हुई थी वो 1526 ईस्वी को हुई। और दूसरी लड़ाई कब हुई पानीपत की? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। किसके किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में होती है। इस युद्ध में अकबर जीत जाता है और हेमू हार जाता है। 31 जनवरी 1561 ईस्वी को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। यहाँ पर बैरम खां की हत्या हो जाती है। जब ये तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन में पहुंचे थे तो वहाँ पे मुबारक खां की हत्या मुबारक खां द्वारा इनकी बैरम खां की हत्या हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर दिया। पहले ये किसको मानते थे? पहले ये हरम दल को मानते थे और 1562 आते आते इन्होंने हरम दल से अपने आप को छुटकारा प्रदान किया, यानी पूर्णतः मुक्त हो गए। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है? इन्हीं के टाइम पे हुआ। 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच में होता है। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। क्या हुआ? इस युद्ध में अकबर विजयी होता है और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह करता है। इसमें अकबर विजयी होता है, उसमें इनकी सेना का नेतृत्व मान सिंह के द्वारा किया जाता है एवं आसफ खान भी इनके साथ में ही था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। आगे बढ़ेंगे। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी जो थी वो राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। इसमें महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी का होती है। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप जी की मृत्यु हो जाती है। इसके एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी इनको चोट लग जाती है जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई। किसने? राणा प्रताप ने कहाँ बनाई थी? चावड़ में नई राजधानी बनाई। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। बहुत बार पूछा गया है कि इनके घोड़े का नाम क्या था, तो इनके घोड़े का नाम चेतक था। और हाथी का नाम क्या था? तो इनके हाथी का नाम राम प्रसाद था। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? अगर पूछा जाए तो अकबर के द्वारा चलाया गया।
दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा कौन हुआ है? बीरबल। बीरबल जो अकबर के दरबार में रहता था, इसने भी दीन ए इलाही धर्म को स्वीकारा था। ये पहला और अंतिम हिंदू था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी। बीरबल का ही दूसरा नाम महेश दास है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि बीरबल का अन्य नाम क्या है, तो आप लोग बताएंगे महेश दास, जो हमेशा अकबर के साथ रहते थे। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया। कई बार पूछा गया है कि अकबर के द्वारा जगत गुरु की उपाधि किसको दी गई है, तो जैनाचार्य हरिविजय सूरी जी हैं, उनको इस उपाधि से सम्मानित किया गया। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना शुरू करवाई। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सूर्य उपासना करना शुरू कर दिया था। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। राजस्व जो था उसकी प्रणाली को जब्त कर लिया जाता था। ये प्रथा भी अकबर के समय पर प्रचलित थी। अकबर के दीवान, नाम क्या है इनका? राजा टोडरमल। जो इनके ये दीवान थे, ये किस जाति से संबंधित थे? खत्री जाति से संबंधित थे। ने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। क्या व्यवस्था का नाम है? दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया। और गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहाँ उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। जब ये गुजरात विजय करके अकबर आता है, सर्वप्रथम पुर्तगालियों से ये मिलता सबसे पहले, और यहाँ सबसे पहले क्या देखता है? ये समुद्र को देखता है। कई बार पूछा जाता है कि जब ये गुजरात विजय के बाद आए थे तो सर्वप्रथम इन्होंने क्या देखा, तो आप लोग बताएंगे समुद्र को देखा। नोट में क्या लिखा है? गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखिए। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अब्दुल समद। अब्दुल समद इनके प्रसिद्ध चित्रकार थे। और इनके दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन। ये तो सभी को पता है लगभग। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश कौन कौन से थे? इन्होंने मालवा जीता, चुनार जीता, आमेर, मेड़ता, गोंडवाना, मेवाड़, रणथंभौर, कालिंजर, मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, गुजरात, बिहार, बंगाल, काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, बलूचिस्तान, कंधार इत्यादि इन्होंने ये लूटे हैं। ये फिलहाल ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ये कई बार पूछा जाता है कि जब इन्होंने आमेर के किले को जीता तो वहाँ का शासक कौन था? बारमल था। ठीक है, ये कोई पूछे जाएंगे, ज़्यादा नहीं पूछे जाते। चलिए नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अभी इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि अभी इसके कुछ पॉइंट बचे हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।